बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद राशिद है और आप मुझे विजन इस्लामिक स्कूल के ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म से देख और सुन रहे हैं। हमने बायोलॉजी का एक टॉपिक शुरू कर रखा है, उसका नाम है सेल साइकिल। और सेल साइकिल का इंट्रोडक्शन मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर देने की कोशिश की है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अगर आप वो लेक्चर सुनना चाहते हैं तो वहाँ से दोबारा सुन सकते हैं। सेल साइकिल को हमने मेजर दो फेजेज़ में तकसीम किया था। एक था इंटरफेज जिसमें सेल अपना 90% टाइम गुजारता है, और दूसरा था माइटोटिक फेज़। माइटोटिक फेज़ के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? हम माइटोसिस को पढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, जिसके ऊपर हम बहस करेंगे, जिसको सीखने की कोशिश करेंगे, वो माइटोसिस है। ओके, माइटोसिस की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। कहता है इट इज़ द टाइप ऑफ द सेल डिवीजन। सबसे पहली बात तो ये है कि ये सेल डिवीजन की एक टाइप है, सेल डिवीजन की एक किस्म है। इन विच अ सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल, जिसमें एक सेल होता है और वो तकसीम हो जाता है टू डॉटर सेल्स में। एक सेल तकसीम हो जाता है दो डॉटर सेल्स में। एक सेल जो तकसीम हो रहा है उसको हम पेरेंट सेल कहते हैं, और उससे जो दो नए सेल्स बनते हैं उनको हम डॉटर सेल्स कहते हैं। ओके, ईच विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज वर प्रेजेंट इन द पेरेंट सेल। अब ये जो दो नए डॉटर सेल्स बने, कहता है इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो बिल्कुल उतने ही होते हैं जितने उसके पेरेंट सेल में मौजूद थे। एक सेल जो डिवाइड हो रहा है वो डिवाइड होकर दो नए सेल्स बना लेता है। तो जो सेल डिवाइड हो रहा है उसके अंदर जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे उससे बनने वाले, उसको पेरेंट सेल कहते हैं, उससे बनने वाले दो डॉटर सेल्स के अंदर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उतने ही हैं जितने पेरेंट सेल के अंदर थे। जैसा कि यहाँ पे देखो, मैंने इंसानी सेल की मिसाल दी है आपको कि हमारे सेल के अंदर, एक सेल के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ये पेरेंट सेल है। ये जब डिवाइड होता है तो दो डॉटर सेल्स नए बनते हैं। अब वो जो दो नए डॉटर सेल्स बने उनके अंदर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 ही होते हैं। अब ये कैसे होते हैं, इसका जवाब हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था। इंटरफेज़ के हमने 3 फेजेस पढ़े थे। उसमें एक G1 फेज़ था, दूसरा S फेज़ था और तीसरा G2 फेज़ था। S फेज़ में हमने ये सीखा था कि जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हैं वो डुप्लीकेट हो जाते हैं। जो DNA है किसी सेल का वो S फेज़ में डुप्लीकेट हो जाता है। जो क्रोमोसोम है वो सिस्टर क्रोमैटिड्स के ऊपर मुश्तमिल हो जाता है। तकसीम होने से पहले क्रोमोसोम इस तरह का होता है, जब वो डुप्लीकेट हो जाता है तो वो क्रोमोसोम इस शक्ल में आ जाता है। अब ये जो नई शक्ल क्रोमोसोम की आ गई, इसको ये समझें कि ये एक क्रोमोसोम नहीं है, ये दो क्रोमोसोम्स हैं, बट ये आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स हैं। इनकी जो कंपोजिशन होती है, जो जेनेटिक मेकअप होता है, वो सेम होता है बिल्कुल इस क्रोमोसोम की तरह। इसको आसान लफ्ज़ों में कैसे समझाया जा सकता है कि ये इंसानी सेल है, उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं। ये इंसानी सेल जब इंटरफेज़ में जाता है तो इसके जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हैं वो डुप्लीकेट हो जाते हैं, और वो कितने हो जाते हैं? वो 46 को डबल करें तो वो बन जाते हैं 92। अब एस फेज़ में उसके पास जो क्रोमोसोम है वो 40 की बजाय कितने हो गए? 92 हो गए, क्योंकि एस फेज़ के अंदर जो क्रोमैटिन मटेरियल था वो डुप्लीकेट हो गया था। डीएनए रेप्लिकेशन जिसमें हमने डिस्कस की थी, मैंने आपको बताया था कि डीएनए रेप्लिकेट कर जाता है, अपनी कॉपी तैयार कर लेता है। जब डीएनएज़ अपनी कॉपी तैयार कर लेते हैं तो यूँ समझे कि क्रोमोसोम्स अपनी कॉपी तैयार कर लेता है। तो यहाँ पे इसके पास जो अब क्रोमोसोम हैं एस फेज़ में 46 की बजाय 92 हो जाते हैं। तो जब वो अपने एक सेल से दो सेल बनाता है तो उसके पास जो क्रोमोसोम्स हैं अब 92 हैं। तो अब नए दो डॉटर सेल्स में जो क्रोमोसोम तकसीम करेगा वो इस 92 में से करेगा, तो 46 एक में चले जाएंगे और 46 दूसरे में चले जाएंगे। इससे आसान तरीका आपको समझाने का और कोई नहीं है। माइटोसिस को दो मेन फेजेस में तकसीम किया गया है। पहली फेज़ के अंदर हम कैरियोकाइनेसिस पढ़ते हैं और दूसरी के अंदर साइटोकाइनेसिस पढ़ते हैं। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है? ये न्यूक्लियस की तकसीम है। पहले फेज़ के अंदर सेल अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करता है, सेल अपने न्यूक्लियर मटेरियल को डिवाइड करता है। जब एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन जाते हैं तो सेल का कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाता है। अब उसने कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट करने के बाद अपनी साइटोप्लाज्म को तकसीम करना होता है, फिर एक सेल से दो सेल बन जाते हैं। तो सेल का अगर न्यूक्लियस तकसीम हो रहा है, एक से दो बन रहे हैं, तो वो कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। और जब उसका साइटोप्लाज्म एक से दो में तकसीम हो रहा होता है तो उसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। आज हम इन दोनों को, कैरियोकाइनेसिस को और साइटोकाइनेसिस को पढ़ेंगे, जिससे हमारी माइटोसिस जो है कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैरियोकाइनेसिस को। कैरियोकाइनेसिस को 4 फेजेस में तकसीम किया गया है। पहला फेज़ है जी प्रोफेज़, दूसरा है मेटाफेज़, तीसरा एनाफेज़ है और चौथा है टीलोफेज़। ये कैरियोकाइनेसिस के फेजेस हैं। कैरियोकाइनेसिस के पहले फेज़ को पहले पढ़ते हैं, प्रोफेज़। इसमें क्या होता है? थ्रेड लाइक जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है वो कंडेंस होता है, क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है।
एक चीज़ ध्यान में रखें कि जब सेल तकसीम नहीं हो रहा तो जो क्रोमोसोम्स हैं वो इस शक्ल में नहीं पाए जाते, बल्कि वो इस शक्ल में पाए जाते हैं। ये थ्रेड लाइक धागा नमा, जैसे आप बचपन में अगर पतंग उड़ाते रहे हों तो आपकी जो डोर है वो अगर उलझ जाए तो वो एक, उसको पंजाबी में कहते हैं कि गुंजल पड़ गए हैं, तो उसके जो क्रोमैटिन मटेरियल के यहाँ पे गुंजल पड़े हुए होते हैं। आपको समझाने के लिए वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो जो इसका डीएनए है, क्रोमैटिन मटेरियल है, वो प्रोफेज से पहले इस सूरत में पड़ा हुआ होता है, इस हालत में पड़ा हुआ होता है। आप कहेंगे कि पिछले लेक्चर में तो आपने कहा था कि एस फेज़ में वो उस सूरत में आ जाता है। वो आपको समझाने के लिए आप बताया था कि क्रोमोसोम किस शक्ल में होता है, फिर वो उसके सिस्टर क्रोमैटिड्स बताने थे, तो इसलिए मैंने वहाँ पे आपको क्रोमोसोम बना के दिखाया था। लेकिन असल में जो क्रोमोसोम अपनी इस शक्ल में आता है, सूरत में आता है, वो प्रोफेज में आता है। उससे पहले वो किस में पड़ा हुआ होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में पड़ा हुआ होता है, और उसको हम क्रोमैटिन कहते हैं। डीएनए या जेनेटिक मटेरियल जब इस हालत में होता है तो उसे क्रोमैटिन कहते हैं, और जब वो इस शक्ल में आ जाता है, इसमें आ जाता है, उसमें आ जाता है, तो फिर उसे क्रोमोसोम कहते हैं। तो सबसे पहला काम जो प्रोफेज में होता है वो क्या होता है? क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बना लेता है। दूसरा काम उसमें क्या होता है? न्यूक्लियर इनवेलप जो होती है और न्यूक्लियोलस ब्रेक डाउन हो जाते हैं। अब चूँकि ये जो माइटोसिस है ये हम डिस्कस कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल्स में, और यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था, दोबारा बता देता हूँ। वो सेल्स जिनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है वो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, और वो जिनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता वो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। अब न्यूक्लियस क्या होता है? ये सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसके इर्द गिर्द एक बाउंड्री वॉल होती है जिसे हम न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। उसके अंदर ये क्रोमैटिन मटेरियल होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, डीएनए होता है, और उसी के अंदर ये न्यूक्लियोलस होता है। ये जो मैंने आपको ब्लू कलर से लाइन लगा के दिखाई है, शो की है, यूँ आप समझें कि ये न्यूक्लियर इन्वेलप है, और इसके अंदर ये जो ब्लैक कलर का मैंने बड़ा सारा डॉट सा बना के दिया है, ये समझें कि ये न्यूक्लियोलस है। ये जो न्यूक्लियोलस है इसका क्या फंक्शन होता है? ये सेल के अंदर राइबोसोमल आरएनए बनाता है। ये वही राइबोसोमल आरएनए है जिसने राइबोसोम्स बनाने होते हैं। राइबोसोम्स जो हैं वो प्रोटीन्स और राइबोसोमल आरएनए के मिलने से बनते हैं। तो राइबोसोमल आरएनए इस न्यूक्लियोलस के अंदर बनते हैं। ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो न्यूक्लियस कहलाता है। ये उसकी जो बाउंड्री है ये न्यूक्लियर इन्वेलप कहलाती है, और इसके अंदर क्रोमैटिन होता है। तो दूसरा काम जो माइटोसिस में होता है वो ये होता है कि ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप है और जो न्यूक्लियोलस है ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं। यूँ समझे कि वहाँ पे गायब हो गए, वहाँ पे गायब हो गए, और उसका जो न्यूक्लियर मटेरियल है, उसका जो क्रोमोसोम्स हैं वो अब न्यूक्लियर इन्वेलप के बगैर वहाँ पे पड़े हुए होते हैं। ये काम हो गया। तीसरा काम क्या होता है? सेंट्रोसोम डुप्लीकेट करते हैं जी। सेंट्रोसोम क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल्स के न्यूक्लियस के पास एक ऑर्गेनेली पड़ी हुई होती है जिसे सेंट्रियोल कहते हैं, और वो सेंट्रियोल का पेयर होता है। सेंट्रियोल का पेयर होता है, जैसे इस शक्ल में दिखाया जा रहा है, पिक्चर में दिखाया जा रहा है। वो सेंट्रियोल का जो पेयर है वो कहलाता है सेंट्रोसोम। वो एक पेयर डुप्लीकेट करता है, अपने आप की एक कॉपी तैयार कर लेता है, डुप्लीकेट करता है, और फिर माइग्रेट करता है ऑपोजिट साइड्स ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की ऑपोजिट साइड्स की तरफ मूव करता है। यहाँ पे ये आप देखें, ये सेंट्रोसोम था, ये आपको ये जो दो स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं ये समझें कि ये सेंट्रियोल्स हैं, और ये पूरे का पूरा एक जो है वो कलेक्टिवली इसको हम सेंट्रोसोम कहते हैं। ये अपने आप को डुप्लीकेट करता है और न्यूक्लियस के अपोजिट पोल्स की तरफ, अपोजिट साइड्स की तरफ ट्रैवल करता है। जब ये अपोजिट साइड्स की तरफ ट्रैवल करता है तो साथ ही साथ दूसरा काम ये एक और करता है, सेंट्रोसोम फॉर्म द स्पिंडल फाइबर। सेंट्रोसोम स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। ये जो आपको धागे से नज़र आ रहे हैं, ये जो आपको फाइबर्स नज़र आ रहे हैं, ये कहलाते हैं जी स्पिंडल फाइबर। ये किससे बने हुए होते हैं? ये माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बने हुए होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल भी आपको यहाँ पिक्चर में दिखाई जा रहे हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल छोटे छोटे स्ट्रक्चर आपस में मिलते हैं और ये स्पिंडल फाइबर्स बन जाते हैं। ये एक फाइबर की बात करें तो इसे हम स्पिंडल फाइबर कहते हैं। तो जब हम इन सारे स्पिंडल फाइबर्स की बात करते हैं तो उसे हम माइटोटिक स्पिंडल कहते हैं। कलेक्टिव टर्म जो इन सब के लिए इस्तेमाल होती है वो माइटोटिक स्पिंडल होती है। अब ये वाली जो तीन बातें हैं सेंट्रोसोम से रिलेटेड, ये हम बात करते हैं एनिमल सेल्स के अंदर। प्लांट सेल्स के अंदर सेंट्रोसोम नहीं होता। प्लांट सेल्स के अंदर क्या होता है कि ये जो स्पिंडल फाइबर हैं वो बनते हैं, उसके अंदर पहले से माइक्रोट्यूब्यूल पड़े हुए होते हैं, और वो माइक्रोट्यूब्यूल एक दूसरे के साथ ज्वाइन होती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं और स्पिंडल फाइबर्स बना देते हैं, और स्पिंडल फाइबर से माइटोटिक स्पिंडल्स बन जाते हैं। यूँ समझें कि प्लांट्स के अंदर सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल नहीं होते।
अब यहाँ प्रोफेज में क्या हो चुका है, प्रोफेज में ये हुआ कि क्रोमैटिन जो है वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम की शक्ल में आ गया, न्यूक्लियर इन्वेलप और न्यूक्लियोलस गायब हो गए और ये जो सेंट्रोसोम है इसने अपने आप को डुप्लीकेट किया और स्पिंडल फाइबर्स बनना शुरू हो गए। इतने काम होने के बाद अब ये चला जाता है नेक्स्ट फेज़ में काम, और नेक्स्ट फेज़ का नाम है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, सम स्पिंडल फाइबर्स बाइंड विद द क्रोमोसोम फ्रॉम बोथ साइड्स एट द पॉइंट ऑफ द काइनेटोकोर। अब ये क्रोमोसोम है ना, ये क्रोमोसोम की एक शक्ल है डुप्लीकेट होने के बाद, जिसमें दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। यहाँ पे एक पॉइंट है इधर भी और इधर भी, यहाँ पे एक ख़ास किस्म की प्रोटीन लगी हुई होती है, उस प्रोटीन का नाम है जी काइनेटोकोर प्रोटीन। उस काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ ये स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम्स के दोनों तरफ से अटैच हो जाते हैं। ये स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम्स की काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ फ्रॉम द राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ से अटैच हो जाते हैं, क्रोमोसोम को दोनों तरफ से पकड़ लेते हैं, यूं समझें। क्रोमोसोम्स फिर क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स अरेंज देमसेल्व्स अलोंग द इक्वेटर ऑफ द सेल फार्मिंग अ प्लेट कॉल्ड मेटाफेज प्लेट। क्रोमोसोम अपने आप को सेल के सेंटर में, सेल के दरमियान में, सेल के मिडल में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, और वो जो मिडल पॉइंट है सेल का उसे हम इक्वेटर कहते हैं। उस इक्वेटर में जब वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं तो एक प्लेट की तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस प्लेट को हम मेटाफेज प्लेट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मेटाफेज प्लेट कहते हैं। अब मेटाफेज प्लेट में क्या है, लेफ्ट साइड के स्पिंडल फाइबर ने लेफ्ट साइड पकड़ी हुई है क्रोमोसोम्स की और राइट साइड वालों ने राइट साइड को पकड़ा हुआ है, तो सारे क्रोमोसोम्स को इन स्पिंडल फाइबर ने दोनों तरफ से क्या किया हुआ है, पकड़ा हुआ है। अगले फेज़ का नाम है एनाफेज, और एनाफेज में क्या होता है कि लेफ्ट साइड वाले स्पिंडल फाइबर ने क्रोमोसोम को इधर से पकड़ा हुआ है, राइट वालों ने इधर से पकड़ा हुआ है, और वो जो स्पिंडल फाइबर्स हैं फिर शॉर्टन होते हैं, वो अपनी लेंथ को शॉर्ट करते हैं। यूँ समझें कि इस क्रोमोसोम को सेंटर से दोनों तरफ अपनी तरफ खींचते हैं। ये वाली साइड इधर चली जाती है और ये वाली इधर चली जाती है, और ये जो क्रोमोसोम है ये सेंट्रोमियर से टूट जाता है। सेंट्रोमियर से टूट कर ये दो क्रोमोसोम्स की शक्ल में आ जाता है। ये वाला क्रोमोसोम एक पोल की तरफ, एक साइड की तरफ चला जाता है, दूसरा दूसरी साइड की तरफ चला जाता है। अब वो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स पूरे कैसे रहते हैं दोनों में, यहाँ पे भी बात क्लियर हो रही है कि पहले जो सेल के पास क्रोमोसोम था वो यूँ समझे कि इतना सा क्रोमोसोम था, एस फेज़ में उसने डुप्लीकेट करके अपने आप को इस तरह कर लिया, और फिर जब वो डुप्लीकेट होने के बाद इस एनाफेज़ में अलग-अलग होते हैं तो दोनों साइड्स की तरफ एक क्रोमोसोम एक साइड की तरफ चला जाता है, दूसरा दूसरी की तरफ चला जाता है। तो अब जो इससे दो नए न्यूक्लियस बनेंगे, दोनों के पास नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम उतने ही होंगे जितने पेरेंट सेल में हैं। सो क्रोमोसोम जो है वो सेंट्रोमियर से टूटते हैं और अलग अलग पोल्स की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। कैसे, ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये शॉर्टन होने की वजह से। अगला जो फेज़ है वो आपका टीलोफेज़ है। टीलोफेज़ आप यूँ समझें कि ये जो आपका प्रोफेज़ था उसका रिवर्स था। प्रोफेज़ में क्या हुआ था, क्रोमैटिन क्रोमोसोम की सूरत में आ गया था, फिर इसका जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो गायब हो गया था, न्यूक्लियोलस भी गायब हो गया था, स्पिंडल फाइबर्स बनना शुरू हो गए थे। इन सारे कामों का उलट जो है, रिवर्स जो है वो टीलोफेज़ में होना है कि जो न्यूक्लियर इन्वेलप और न्यूक्लियस है वो दोबारा से रीफॉर्म हो जाएंगे, दोबारा से बन जाएंगे, क्रोमोसोम अनफोल्ड होकर क्रोमैटिन बना देंगे, और यहाँ पर जो स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो गए थे वो स्पिंडल फाइबर भी डिसेंबल हो जाते हैं और गायब हो जाते हैं। यूँ आधे क्रोमोसोम सेल की एक साइड में आ जाते हैं और वो न्यूक्लियस बना लेते हैं, और आधे क्रोमोसोम सेल की दूसरी साइड पे चले जाते हैं और एक दूसरा न्यूक्लियस बना लेते हैं। यहाँ पे जो कैरियोकाइनेसिस है वो कंप्लीट हो चुकी है। एक न्यूक्लियस से, यहाँ पे जो ये वाला एक न्यूक्लियस था, इस एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन चुके हैं। इन दोनों न्यूक्लियाई के अंदर जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हैं वो बिल्कुल उतने ही हैं जितने इस न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स थे। अब यहाँ कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गई, लेकिन माइटोसिस कंप्लीट नहीं हुई, अभी इसका साइटोकाइनेसिस रहता है। साइटोप्लाज्म ने अभी तकसीम होना है और वो कहलाता है साइटोकाइनेसिस। अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि साइटोकाइनेसिस क्या होता है और ये कैसे होता है। साइटोकाइनेसिस आपको पता है इज़ द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ने तकसीम होना है। क्यों होना है, हम पढ़ रहे हैं माइटोसिस को, जिसमें एक सेल से दो सेल बनते हैं। अब एक सेल से दो सेल बनने के लिए शर्त ये है कि दो ही न्यूक्लियस बने जो यहाँ पे बन चुके हैं, और दो ही उसको साइटोप्लाज्म भी चाहिए, क्योंकि हर सेल की साइटोप्लाज्म अलग अलग होगी। दो सेल सेम साइटोप्लाज्म शेयर नहीं करेंगे, ये तो आपको पता है। साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल्स में और तरह से होती है और प्लांट सेल्स में और तरह से होती है। पहले हम देखते हैं एनिमल सेल्स के अंदर कैसे होती है। एनिमल सेल, यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका,
सेल के इक्वेटर में रिंग ऑफ माइक्रोफिलामेंट डेवलप होता है। सेल के दरमियान में सेंटर में, दो न्यूक्लियाई के सेंटर में माइक्रोफिलामेंट का एक रिंग बनता है और वो रिंग डीपन होना, शॉर्टन होना शुरू हो जाता है, जिससे क्या बनता है, सेल के इर्द गिर्द एक फरो डेवलप हो जाती है। ठीक है, कैसे, इसको मैं आपको समझाता हूँ एक बलून की मदद से। ये मेरे हाथ में एक बलून है, ये देखें, आप यूँ समझें कि ये वाला सेल है जिसने सेंटर से डिवाइड होना है, जिसकी साइटोप्लाज्म ने डिवाइड होना है। ये जो ब्लैक कलर का आपको धागा नज़र आ रहा है, आप यूँ समझें दिस इज़ द रिंग ऑफ माइक्रोफिलामेंट। ये रिंग ऑफ माइक्रोफिलामेंट आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, शॉर्ट होता है और सेंटर से सेल को पिंच करना शुरू कर देता है। ठीक है, इस तरह वो शॉर्टन होता 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 ये जो आपको ये जो फरो सी नज़र आ रही थी, इसको फ़रो कहते हैं। ये जो डीपन एरिया नज़र आ रहा है, ये आपको डीपन एरिया जो नज़र आ रहा है, इसे फ़रो कह रहे हैं। जैसे जैसे ये रिंग ऑफ फिलामेंट शॉर्टन होता है तो ये जो फ़रो है डीप होना शुरू हो जाती है। इतनी डीप हो जाती है कि एक सेल से दो सेल बन जाते हैं। जैसे ये इस बलून की अगर आपको समझ आ रही है तो यही काम यहाँ पे होता है कि ये जो रिंग ऑफ फिलामेंट है ये इस फ़रो को डीप करता 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 इतना डीप कर देता है कि ये जो सेल है ये दो सेल्स में पिंच हो जाता है और यूँ एक सेल की साइटोप्लाज्म तकसीम हो जाती है और एक एनिमल सेल से दो एनिमल सेल बन जाते हैं, जिनको डॉटर सेल्स कहते हैं। अब देखते हैं प्लांट्स के अंदर ये वाली साइटोकाइनेसिस कैसे होती है। गोल्जी अपरेटस मेक्स द वेसिकल विच कंटेन द मटेरियल ऑफ द सेल वॉल। गोल्जी अपरेटस ये एक ऑर्गेनेली है जो सेल के अंदर मौजूद होती है। इसके साथ ही और ऑर्गेनेली होती है जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या होता है, प्रोटीन्स बनती हैं और फैट्स के मालिक्यूल्स बनते हैं और वो पैकेजिंग होने के लिए जाते हैं गोल्जी अपरेटस के पास। गोल्जी अपरेटस उनके पैकेट्स बना के उनकी वेसिकल्स बना लेता है और ये वेसिकल्स फिर क्या करती है, प्लांट सेल के इक्वेटर में आके, इस तरह प्लांट सेल के इक्वेटर में आके ये वेसिकल्स कलेक्ट होना शुरू हो जाती हैं। एक्चुअली इन वेसिकल्स के अंदर क्या होता है, वो मटेरियल होता है जिसने इस प्लांट सेल की सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल बनानी है। वो मटेरियल जिसने सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन बनाना है वो इन गोल्जी वेसिकल्स के अंदर मौजूद होता है और वो अपने आप को सेल इक्वेटर में आके जमा करना शुरू कर देती हैं। अब ये जो वेसिकल्स हैं ये एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाती हैं, एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाती हैं और सेल के इक्वेटर में एक प्लेट बनाते हैं जिसको हम सेल प्लेट कहते हैं, या दूसरा इसका जो नाम है फ्रैग्मोप्लास्ट है। ये वेसिकल्स जो सेल के इक्वेटर में आके जमा हुई थी वो एक दूसरे से फ्यूज़ होती हैं और एक प्लेट बनाती हैं, उस प्लेट का नाम फ्रैग्मोप्लास्ट है। इस फ्रैग्मोप्लास्ट से ये सेल जो है इस साइटोप्लाज्म को दो साइटोप्लाज्म में तकसीम कर देता है। यहाँ पे दो सेल मेम्ब्रेन और दो सेल वॉल्स बनती हैं, उनके दरमियान मिडल लैमेला बनता है और एक साइटोप्लाज्म जो है, यहाँ पे जो एक साइटोप्लाज्म थी वो तकसीम होकर दो साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट हो जाती है और यूँ एक प्लांट सेल से दो प्लांट सेल्स वजूद में आ जाते हैं। ये है जो साइटोकाइनेसिस, और साइटोकाइनेसिस पे हमारी जो माइटोसिस है वो कंप्लीट हो जाती है। सेल साइकिल से लेकर माइटोसिस के साइटोकाइनेसिस तक अगर इसको फ्लो शीट डायग्राम के अंदर कन्वर्ट करना हो तो वो कुछ ऐसे करेंगे। ये है वो फ्लो शीट डायग्राम जो हमारे सेल साइकिल से लेकर माइटोसिस के साइटोकाइनेसिस तक कंप्लीट इंट्रोडक्शन हमें देती है। कि सबसे पहले सेल साइकिल हमने देखा था, उसमें देखा कि सेल साइकिल को दो बड़े फेजेस में हमने डिवाइड किया, इंटरफेज था और माइटोटिक फेज़ था। माइटोटिक फेज़ के अंदर हमने माइटोसिस को डिस्कस किया। इंटरफेज़ में हमने पढ़ा था G1 फेज़ को, S फेज़ को और G2 फेज़ को। आज से पिछले लेक्चर के अंदर हमने ये इंटरफेज़ को सारे को डिस्कस किया था। इंटरफेज़ के बाद माइटोटिक फेज़ आज हमने डिस्कस किया, आज के लेक्चर में माइटोसिस इसमें पढ़ी है। माइटोसिस के मेन दो फेजेस थे, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के अंदर हमने पढ़ा प्रोफेज़ को, मेटाफेज़ को, एनाफेज़ को और टीलोफेज़ को। ये जब प्रोफेज से लेकर टीलोफेज सारे हो गए तो ये कैरियोकाइनेसिस हो गई थी जो कि डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस थी। डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस के बाद डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म हमने पढ़ी है। इसके अंदर प्लांट सेल्स की जो हमने डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म है वो अलग से देखी है और एनिमल सेल्स की अलग से देखी है। यह है फ्लो शीट डायग्राम जो आपको सेल साइकिल के बारे में इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करती है, एक ओवरऑल सा कॉन्सेप्ट देती है। इसके बाद हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे मियोसिस को। मियोसिस भी एक कॉन्सेप्चुअल और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको आसान अल्फाज में उसको समझाने की कोशिश करूं। उम्मीद करता हूं कि सेल साइकिल और माइटोसिस की भी आपको समझ आई होगी। अगर कोई आपके ज़हन में सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट अपने वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए मोहम्मद राशिद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।